हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। आरजू काज़मी जी, अगर पाकिस्तान इंडिया रिलेशन की जर्नलिज्म की बात की जाए तो इनके बगैर ये जो जर्नलिज्म है या ये जो टॉपिक है पाकिस्तान इंडिया रिलेशन, वो अधूरा रहेगा। इसी तरह हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप पवार जर्मनी से हैं, साइंटिस्ट हैं, 2 बार पीएचडी कर चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी दोनों। तो आप दोनों को मैं वेलकम कहता हूं अपने शो में। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, अस्सलाम नमस्कार। वालेकुम। अस्सलाम थैंक वालेकुम। यू फॉर इनवाइटिंग। जी, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, एक तो मोहम्मद बिन ज़ायद जो प्रेसिडेंट हैं यूएई के, वो पाकिस्तान में आए हैं शिकार खेलने के लिए। इंडिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जितने भी दुनिया के बड़े सरबराहान आते हैं तो वो इस मकसद से आते हैं कि हमने वहाँ पर जो है वो कोई बिजनेस डील करनी है, कुछ और इस तरह की प्रोग्रेसिव बात करनी। लेकिन यहाँ पर अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए मोहम्मद बिन ज़ायद मौजूद है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उनका वेलकम किया। एक जो पिक्चर है वो भी वायरल हुई है मरीम नवाज की, के उन्होंने हाथ मिलाए, उसको लेके पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा तनकीद भी कर रहे हैं। पाकिस्तान अगर सऊदी अरब के अंदर हो तो वहां पर जाकर जैसे कि हमें पता है कि भीख मांगना शुरू कर देते हैं। यूएई के अंदर 50% से ज्यादा जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उनमें पाकिस्तानी मुलव्वस हैं। इसी के ऊपर आरजू जी से बात करूंगा कि क्या वजह है कि जिस तरीके से दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर इन सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया जाता है, अपने जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर अपने मुल्क की डिग्निटी का ख्याल रखा जाता है। जो जो भी कंट्री के जाते हैं, लोग बाहर जाते हैं, वो अपने मुल्क का ख्याल भी करते हैं। अपने मुल्क की रेवेन्यू, जैसे कि हमने देखा कि भारत की रेमिटेंस जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा रेमिटेंस वाला मुल्क बन चुका है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पीटीआई ने बोल दिया है कि जी पाकिस्तान में आप रेमिटेंस ना भेजें। ये सारे जो मसले हैं पाकिस्तान के साथ ही क्यों हो रहे हैं, और क्यों नहीं हम एक तो उड़ान प्रोजेक्ट तो लॉन्च किया गया है कि इंडिया को देखकर 2047 के तर्ज के ऊपर पाकिस्तान ने भी बोला कि हम 2047 तक एक जो है डेवलप कंट्री बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। तो ये सारी जो सूरत हाल है उसमें आप क्या देख रही हैं कि ये पाकिस्तान के हालात किधर को जा रहे हैं? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुजफ्फर कि आपने इनवाइट किया। और ये जो हम ख्वाब देखते हैं ना, वो ख्वाब देखने के बाद उठ के काम भी करना पड़ता है, वो हम सोते ही रह जाते हैं, इसलिए शायद मुझे लगता है हम आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जहाँ तक रेमिटेंस की बात है तो भारत के साथ कोई कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता है कि 1 अरब 40 करोड़ की आबादी जो रेमिटेंस भेजेगी उसका जो है वो 24 या 25 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसके साथ कोई मुकाबला नहीं है। हमारे अगर सारे लोग भी भेजना शुरू कर दें तब भी यही हो। और अगर इमरान खान को आप कह रहे हैं तो इमरान खान तो पहले भी यही करते रहे, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तब भी आपको याद होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जला दिया करते थे और ऐसे बहुत से काम करते थे। लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बनकर आए तो उन्होंने ऐसा कोई एक सिंगल काम भी नहीं किया जिसकी वजह से मैं ये कह सकूं कि वो बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर साबित हुए। अब जो भी आता है पाकिस्तान में एज अ प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको लाने वाले तो फौजी ही होते हैं, उनको लाने वाली तो एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज ही होती हैं। तो वो वही काम करते हैं, ये बेचारे सिर्फ सामने होते हैं बुरा भला सुनने के लिए, पब्लिक को फेस करने के लिए। तो इन्हें अपनी मर्जी से जब ये काम करने लगते हैं या कोई भी कोशिश की जाती है, चाहे वो आप नवाज शरीफ साहब को देख लीजिए, जिस वक्त उन्होंने कारगिल के ऊपर आवाज उठाई तो उसके साथ ही उनको हटा दिया गया। और इसी तरीके से जब भी कोई काम ये प्राइम मिनिस्टर्स ये समझ के करने लगते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, तो इनको बताया जाता है कि नहीं बेटा, तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, तुम्हें सिर्फ बिठाया गया है। तो उसके वजह से जो लाए होते हैं वो उठाकर उनको बाहर फेंक देते हैं। और यही सिलसिला जो है वो 77 ईयर से पाकिस्तान के साथ होता आ रहा है। हमने कभी अपने एजुकेशन सिस्टम पे काम नहीं किया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर हो, चाहे हम भारत को कॉपी करते हैं या इवन हम बांग्लादेश को कॉपी करते हैं, लेकिन हम अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं कर पाए। इस वक्त जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी आकर यही अनाउंस किया था कि जी एजुकेशन सिस्टम को बदला जाएगा, टेक्स्ट बुक्स में से बहुत सी चीजें जो हैं जो नफरत सिखाती हैं या गलत बात सिखाती हैं वो हटाई जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ हमने नहीं देखा। और अगर हम बात करें जो इस वक्त यूएई के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, तो वो शिकार खेलने आए कि शिकार होने आए पता नहीं, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब मिलने पहुंच गए। अब वो बेचारे अपनी जेब में हाथ डाल के घूम रहे होंगे कि अब मैं कैसे किस तरफ को निकलूं ना। तो वो जाते जाते भी वो, जैसे मैं कहती हूँ कि अगर चिल्लर पार्टी गाड़ी भी में झूठा करेंगे तो दिया है उन्होंने, शहबाज शरीफ को गाड़ी में झूठा दिया है उन्होंने खुद ड्राइव करके।
मगर ये जरूर है कि कुछ ना कुछ शहबाज शरीफ साहब, वो पता नहीं आप लोगों ने मूवी देखी है कि नहीं, अंदाज अपना अपना, उसमें कहता है ना मोगेम्बो का भतीजा हूँ, कुछ तो लेके जाऊंगा। तो वो शहबाज शरीफ साहब भी मेरे ख्याल है वही करते हुए दिखाई देंगे कि वो आ तो गए शेख साहब, तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। पाकिस्तान में सिर्फ ये यूएई की बात नहीं है, सऊदी अरबिया, जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, वहां के जो भी अमीर होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं या किंग होते हैं, वो यहाँ पर शिकार खेलने आते हैं और हम पैसा लेकर। और अभी रिसेंटली एक मेरे ख्याल अमेरिका से कोई साहब आए थे और बताया जा रहा था, बड़ी लंबी चौड़ी रकम लिखी हुई थी, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, लेकिन ये कि था कि जी उन्होंने शेर या वो मारा, टाइगर मारा था, जो अब नायाब हो गए। और इस पे हमें शर्म नहीं आती कि हम जिस तरह से उनको परमिशन देते हैं उन लोगों, उनको ये जानवरों को मार मारखोर है, देने के लिए। मारखोर हाँ, पाकिस्तान का मारखोर कौमी था, जानवर। उसके ऊपर पता बिल्कुल। नहीं कितने हजार डॉलर का जी वो जी जी, रखा गया है बिल्कुल कि मारखोर था, सॉरी, मैं मुझे खैर मारखोर, वैसे तो हम्म, खैर आजकल सब मारखोर के पीछे ही घूम रहे हैं हमारे यहाँ तो, लेकिन ये कि वो आईएसआई 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 ने भी अपना निशान मारखोर रखा है, आपको मैं पता होगा। यही कह रही हूँ आपसे कि आजकल तो वैसे मारखोर को मारने के लिए हमारे यहाँ पीटीआई के लोग घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मारखोर का ही शिकार में पैसे पकड़ लिया, हद देखें आप। ये हमारी वो लेवल है हमारा। तो हम्म, इस तरह से तो हम पैसा बना रहे हैं, लेकिन हम कहीं ट्रेड करने के काबिल नहीं है, कहीं एजुकेशन सिस्टम में काबिल नहीं है। अगर हम सारी दुनिया में देखें जहाँ पर लोग जाते हैं, इंडियंस को ले लीजिए या किसी भी और कंट्री को ले लीजिए, जहाँ के लोग सीईओज लग जाते हैं या बड़ी बड़ी पोस्ट पर होते हैं, वहाँ आपको पाकिस्तानी बहुत कम मिलते हैं। और उसकी उसका वजह रीजन क्या है? यही है, उसके पाकिस्तानी रीजन स्किल्ड यही है। स्किल्ड जी लोग जी। क्यों नहीं होते जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, यूरोप के अंदर जाते हैं? वो हमने देखा कि वो नौकरी करते हैं या रेस्टोरेंट में वो बर्तन धो रहे होते हैं या कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं। तो हमारे लोग क्यों नहीं यहाँ से कुछ सीख के जाते हैं? अगर स्टडी नहीं भी हासिल की, इन्होंने तालीम आला नहीं हासिल की, तो कुछ ये हुनर तो सीख सकते हैं, कुछ स्किल्ड लोग तो हम भेज सकते हैं यहाँ से। तो ये क्या वजह, क्यों ऐसे हम ऐसे हमारे उठा के लोग भेज देते हैं? हमारे लोगों को ऐसा लगता है अभी तक, आज 2025 में भी हमें ऐसा लगता है शायद हम 50s या 40s में रह रहे हैं या 60s में रह रहे हैं, कि जब ये समझा जाता था कि यूरोप जाएंगे तो दरख्तों पे डॉलर लगे होंगे और बहुत पैसा आ जाएगा। और बहुत से हमारे पाकिस्तानी जो हैं, वो ऐसे भी हैं जो वहां पे तो बर्तन धो रहे होते हैं और यहाँ आते हैं तो उन्होंने जो है इतना सोना पहन रखा होता है और क्या कुछ, के जी। वो यहाँ वालों को लगता है पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। तो एक ये भी दूसरा, हमारे यहाँ सीखने का कोई हमने ऐसा बनाया नहीं है कि हमारे सीखने की किसी को आदत हो या कोई सीखना चाहे। अगर कोई थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेता है तो कर लेता है, अदरवाइज स्किल लेवल की तरफ तो आपको पता है कोई नहीं जाता। हर एक यही बताएगा आपको कि वो हमारा बेटा जी वो तो वहाँ अफसर लगा हुआ है, चाहे वो कुछ भी ना कर रहा हो। तो जी। ये वाला जब तक माइंडसेट रहेगा पाकिस्तान का तो यही रहेगा। आप उनको छोड़ दीजिए जो पाकिस्तान से जाते हैं, उनकी तो हालत होती ही खराब है। लेकिन जो पाकिस्तानी यूरोप, इंग्लैंड और इस तरह की कंट्रीज में पैदा हुए होते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो भी अपनी कोई अचीवमेंट नहीं बता पाते। वो ये नहीं बता सकते कि हाँ हमने इधर एजुकेशन, सबको नहीं कह रही, कुछ लोग डेफिनेटली हैं, मैं पर्सनली भी कई लोगों को जानती हूँ जिन्होंने पढ़ाई की है वहां पर जाकर और वो अच्छी अच्छी जगह पे लगे हुए भी हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं और कई लोग हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, मेजोरिटी ऐसी है, जो वहीं के पैदा हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर आप उनसे बात करें तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने शायद स्कूल की शक्ल नहीं देखी है या फिर वो बिल्कुल ही कहना चाहिए 2-4 क्लासें पढ़ के बाहर आ गए। तो पाकिस्तानी जो है ना, या मुस्लिम्स को अगर मैं कहूँ इंडिया में कि वो पीछे रह गए, तो वो एजुकेशन की वजह से रह गए, क्योंकि मुसलमान वहां के पढ़ाई के लिए तैयार नहीं। ठीक है, उन्हें जॉब नहीं मिलती होंगी, कुछ नहीं, लेकिन पढ़ने से तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो भी नहीं करते। और यही हाल पाकिस्तानियों का है जो इंग्लैंड में और यूरोप में रहते हैं, कि अगर आप उनसे बात करें, अगर आप उनसे बात करें या उनको किसी से बात करते सुने, तो आप थोड़ी देर में आपको आइडिया हो जाता है कि इनकी नॉलेज कहाँ जाके खत्म हो जाती है या है ही नहीं। ठीक है, किसी की कम किसी की ज्यादा हो सकती है, हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। मेरी भी कोई इतनी, मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी डॉक्टर साहब की ज़ाहिर बहुत ज्यादा होगी, लेकिन मेरी कहीं तो मैच करेगी ना मेरी और मुजफ्फर की, कि भाई कुछ तो आता है, चले अगर उनको 10 तक आता है तो हमें 5 तक तो आना चाहिए। तो वहां पे जो लोग बैठे हुए ना, उनको ये लगता है कि बस ठीक है जी हम इंग्लैंड में, और वहां पे एक ये भी उन्होंने जो शुरू किया हुआ हमेशा से कि उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उनकी गवर्नमेंट पैसा देती है अपने सिटीजन्स को। अब वो उन्होंने जिस जमाने में शुरू किया था उस वक्त उनको ये नहीं पता था कि पाकिस्तानी पहुंच जाएंगे और वहां पे 6-6 बच्चों की लाइन लगा देंगे, तो वो दे देंगे, उनका बेड़ा गर्क हो गया। अब वो उनको जो है वो समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से हैंडल करें। हमारे खुद जाने वाले कितने ही लोग हैं जो वहां कुछ नहीं कर रहे और उनके पास बच्चे हैं और बच्चे दिखा दिखा के वो पैसे ले लेते हैं वहां से कि लाओ जी हमें देना, वो सिटीजनशिप है हमारी तो हमें पैसा दो। तो ये आदत जब आपको काम ना करने की आदत पड़ जाती है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है।
ये पाकिस्तान को भी हो गई है। पाकिस्तान में इस वक्त आप मुझे बता दें कि हम किसके साथ ट्रेड कर रहे हैं। हमारी फैक्ट्रीज, आप तो फैसलाबाद में रहते हैं, आप ज्यादा जानते हैं जी, मुझसे, बंद है। तरीके से फैक्ट्रीज बंद हुई है, सब बंद हो 90% गया। फैक्ट्रीज बंद है। हाँ, जी। तो हम कुछ बना ही नहीं रहे सिवाय बेवकूफ बनाने के। उसकी फैक्ट्री है हमारी, और वो बंद नहीं होने वाली। बिल्कुल धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इसके ऊपर मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर हमें बता सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे कि आरज़ू जी ने बताया कि पाकिस्तानी वहाँ पर बेरोज़गारी अलाउंस शायद उसे बोलते हैं, कि वो अपने बच्चों को दिखाकर वो अलाउंस ले लेते हैं और उनसे बहुत अच्छा वो कहते हैं कि जी हमारा गुज़ारा चल रहा है। कोई बीमार बन जाता है झूठ-मूठ में, ऐसे एक पाकिस्तानी को जानता हूँ, वो मैनचेस्टर के अंदर रहता है, वो हमेशा बीमार ही रहता है। वो कहता है कि मैं बीमार रहूँगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। अब ये पता नहीं डॉक्टर साहब बता सकते हैं कि ये क्या है? और डॉक्टर साहब, ये यूरोप के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन क्या चल रही है? राइट विंग पार्टीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि वो जीत रही हैं। इसके क्या रीज़न्स हैं? और जो अ, वहाँ के हुक्मरान हैं, वेस्ट के हुक्मरान हैं, वो सीरिया को लेकर इतने ज़्यादा उसको क्यों हाइलाइट कर रहे हैं? क्यों ज़्यादा वो ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही है? ये भी बताइएगा। और साथ में आरज़ू जी ने ये जो यूरोप में पाकिस्तानियों की सूरत-ए-हाल है, इसके ऊपर पहले थोड़ा-सा हमें आप बता दीजिएगा। जरूर, अर्जुन ने तो बहुत डिटेल में बता दिया, मैं थोड़ा जी। उसको शॉर्टकट में बताऊंगा। ये जो आदत इन्होंने बताई है कि काम ना करने की सबसे बड़ी वजह यही है, एजुकेशन नहीं है। आजकल जो काम जो है वो एक एजुकेशनल लेवल का हो गया। पहले किसी जमाने में, आज से 50 साल पहले जो लोग काम करते थे फैक्ट्रियों में मिल जाता था, और ये यहाँ के जो पोर्चुगीज थे या स्पेन थे, जब जब यहाँ पर आए थे तो उनको एक ही काम मिलता था, वो था गार्बेज उठाना। और उसके बाद जो टर्किश आए थे उनको केव्स में काम करना, कूला निकालना, फोर्ड की फैक्ट्रियों में लोहा कूटना, तो ये काम थे। उसके ये ये जो लो लेवल के जो काम थे, इनके ऊपर पहले इन लोगों का हक रहा, और ये उसी के अंदर बहुत देर तक रहे। इनकी आने वाली जनरेशन जो है वो थोड़ी सी अच्छी हुई है। अब आप पाकिस्तानियों की बात करिए या बांग्लादेश की बात करिए या उसमें कुछ इंडियंस की भी बात कर लीजिए, तो वो जब वहां पर आए तो ये मोनोपोली इन इन जनरेशन्स के पास थी। तो इनको इससे भी घटिया काम, बर्तन साफ करना, सड़कों पे झाड़ू लगाना, या जंगल जंगल में जाना। यहाँ तक कि हंसी वाली बात यह है कि मैं एक पंजाबी को जानता हूँ, पाकिस्तानी को, अभी वो दुनिया में नहीं रहा, तो वो किसी ग्रेव यार्ड में काम ढूंढने चला गया। यहाँ की ग्रेव यार्ड तो पार्क की तरह होती हैं। जी। तो उसको बोलता है कि मुझे काम चाहिए। वो कहता है यार थोड़ा काम आजकल कम है। कहता है काम क्यों कम है? कहता बंदे कम बस मर रहे थोड़ा, हैं। हाँ, लोग कम मर रहे हैं। तो उसको पूछता है यार कोई सेशन, कोई सीजन होगा जिसमें जरा लोग मरते हैं तो फिर मैं वहां आ जाया करूंगा। तो, तो वो उसकी आत्मा को शांति दे, वो आदमी ने बड़ा काम किया। और ये सिलसिला जो है ये आपको फ्रांस में मिलेगा, ये जर्मनी में मिलेगा, आपको स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे में नहीं मिलेगा। उन्होंने इनको डंडा कर दिया है। और जो अजाइलम सीकर है उनको तो उन्होंने ब्रेड एंड बेड का रखा हुआ है हिसाब किताब। सबसे बुरा हाल जो है, जिन्होंने सबसे ज्यादा इनको गले में हाथ डाले थे, वो इंग्लैंड था। वो भुगत रहा है अब। इंग्लैंड में डोलो मिलती है, वो थर्ड जनरेशन आ गई है जिन्होंने काम करके देखा नहीं। आरज़ू जी ने बिल्कुल करेक्ट बात बोली है। थर्ड जनरेशन आप कह सकते हो कि वो ही है। और स्कूल कॉलेजेस का भी यही हाल है। आपको 8वीं 9th क्लास के बाद कोई एजुकेशनल लेवल पे आपको पाकिस्तानी नहीं मिलेगा। इवन बांग्लादेश का भी नहीं मिलेगा। टैक्सी वैक्सी चलाते हैं, खाना खाते हैं। ये 71 के बाद हुआ। 71 तक पाकिस्तान के बहुत लोगों को इंग्लैंड ने बुलाया, डॉक्टर्स भी थे, पता लगा ये तो डॉक्टर है ही नहीं, ये तो नर्स के काबिल भी नहीं है। तो उनको उनकी बेइज्जती करके उनको जॉब से निकाला गया। वो डिप्रेशन भी उनको हुआ। मैं उसका वो नहीं कहता कि ये अच्छा काम था। और उन्होंने बाद में अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए छोटे मोटे काम किए। और जब देखा कि, जैसे आपने भी बोला कि मैं बीमार हो जाऊं तो मुझे पैसे मिलते हैं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये यूरोप में भी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो सिक लीव ले लेते हैं, और सिक लीव के जो पैसे हैं, जो आपकी लास्ट तनख्वाह है, उससे 80% होते हैं। तो कहते काम करने की जरूरत ही नहीं। इन्होंने कानून बना, अब ये धीरे धीरे क्या बहुत प्रॉम्प्टली इसको चेंज कर रहे हैं। दूसरा, आपने जो क्वेश्चन किया पॉलिटिकल सिचुएशन यूरोप की, पॉलिटिकल सिचुएशन यूरोप की जो है वो एक फार राइट विंग पॉलिटिक होती जा रही है। अगर आप कल का रिजल्ट देखें, ऑस्ट्रिया छोटा सा मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन रिच कंट्री माना जाता है।
ऑस्ट्रिया में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप एक राइट विंग नाजी टाइप का आदमी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। वहीं हिटलर वहीं से आया था ना, हिटलर भी तो ऑस्ट्रिया से आया था जी जिसने पूरी दुनिया में आग लगाई। ये कहते हैं ये हिटलर फिर पैदा हो रहा है। और इसके साथ साथ मेलोनी को आप देख लीजिए, राइट विंग है, फार राइट विंग है, फासिस्ट कह सकते हैं आप उसे। उर्बान है जो हंगरी का, चेक रिपब्लिक का देख लीजिए, पोलैंड के देख लीजिए। पोलैंड में प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सा लिबरल है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो बिल्कुल पीस पार्टी का एक रेडिकल वो आदमी है। वो कहता है मेरे मुल्क में कोई मुसलमान नहीं आना चाहिए, हम क्रिश्चियंस को अजाइलम दे देंगे, मुसलमान नहीं आएगा। और आर्गुमेंटेशन ये क्या करते हैं कि हमारे मुल्क में ये आते क्यों हैं? ना तो हमारी लैंग्वेज इनके साथ मिलती है, ना कल्चर, ना पहरावा, ना खाना, और ना इनके साथ हमारा बॉर्डर लगता है। ये इस मुल्क में क्यों आ रहे हैं? ये पहले ये नैरेटिव नहीं था आरजू जी, ये अभी स्टार्ट हुआ है। और ये 1 साल के अंदर अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी के मंच पे बोला जाता है, स्टेज के ऊपर। और इसका असर ये हो रहा है कि ये यूरोपियन जो है ना बहुत चालाक लोग हैं, इन्होंने गधे को भी बाप बना लेते हैं। अभी जो सीरिया का चक्कर चल रहा है, अब मैं आपको थोड़ी सी स्टैटिस्टिक बनाता हूँ। सीरिया की टोटल जो आबादी है 22 मिलियन है, दिल्ली की 30 है, और इसमें से करीबन 6.5 बिलियन जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं, वहां से निकले हुए हैं। और सबसे ज्यादा जो है अजाइलम सीकर वो टर्की में 3.4 मिलियन, 1 मिलियन के करीब जो है वो यहाँ पर जर्मनी में है, इराक में 230,000 है, कुवैत में 155, इजिप्ट में 126 है, 126 का मतलब हो गया 1,26,000 ना। जी और आप लेबनान में चले जाइए, 2 मिलियन है, और उनकी हालत बहुत खराब है। वो टेंटों में रह रहे हैं, बुरा हाल है, बच्चे, उनकी एजुकेशन नहीं है, एनजीओ कुछ काम कर रही हैं, तरस आता है बच्चों के लिए, मेरा मन रोता है। सऊदी अरेबिया में 500,000 के करीब उन्हें रखे हुए हैं, उनकी भी कोई इज्जत नहीं है, काम उनको रखा है तो उन्हें पाकिस्तानी को निकाल दिया है, तो उन्होंने अपना बैलेंस रखा हुआ है। और ये आप स्वीडन में 110,000, अब स्वीडन वाले सबको निकाल रहे हैं बाहर कि अजाइलम का मतलब ये नहीं होता कि यू हैव ए परमानेंट रेजिडेंशियल परमिट राइट्स, है ना। अब तुम्हारा मुल्क का ठीक हो रहा है तो तुम निकलो वहां से। हाँ, अब जो सेकंड जो राइट विंग का मैं आपको बताऊं कितना असर हुआ है यहाँ पर, पूरे यूरोप के कंट्रीज इस वक्त एक आदमी जो जिसके ऊपर 10 मिलियन की बाउंटी थी एज ए टेररिस्ट, उससे हाथ मिलाने जा रहे हैं इराक में, इससे सीरिया में। जर्मन की फॉरेन मिनिस्टर गई है, इन्होंने एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट खोला है, और फ्रांस का फॉरेन मिनिस्टर गया है, इन्होंने उसके साथ जाके हाथ मिलाए हैं, उसको गले मिले हैं, उसने अपनी यूनिफॉर्म पहन के कोट पैंट पहन लिया, शारार जिसका नाम है। तो वो आज से 3 महीने पहले वांटेड टेररिस्ट था। और इनकी प्रेस देखिए आप, प्रेस जो थी उसको पहले टेररिस्ट बोलती थी, अब उसको फ्रीडम फाइटर बोलती है, वो जिहादी के नाम। तो ये लोग जो हैं इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं आप कर सकते। इन्होंने लोग जरूर लिए हैं, लेकिन अब ये इस लाइन पे आ गए हैं कि ये लोग हमारा नुकसान ही कर रहे हैं। मगडपुर में जो कुछ हुआ, अभी न्यू ऑर्लियंस में जो अटैक हुआ, उसके पीछे हमेशा एक इस्लामी आदमी का नाम होता है, चाहे वो प्रैक्टिसिंग हो या ना हो, लेकिन इनके लिए नैरेटिव बन जाता है। और जर्मनी में जो नेक्स्ट पार्लियामेंट होने वाली है फरवरी के अंदर, लोग अभी भी कहते हैं कि यहाँ पर रेडिकल विंग की पार्टी आएगी। फ्रांस में गवर्नमेंट ही कोई नहीं है। तो जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं वर्ल्ड के, जो जिनके पास जिनका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जिनके पास अच्छा पैसा भी है, जर्मन थर्ड कंट्री है, रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वो उनको भी यही पड़ा हुआ है कि किसी तरह गधे को बाप बनाओ और अपने 900,000 लोगों को निकालो। टर्की ने ये स्टार्ट किया है। टर्की तो मैं 2 हफ्ते पहले जाकर आया हूँ इस्तांबुल में। जो जो सीरिया के लोग हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है, होटलों में काम करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, और बहुत सारे प्रोस्टिट्यूशन करते नहीं, हैं। ये सिर्फ सीरियन के साथ ही ऐसे हो रहा है यूरोप के अंदर, या बाकी मुसलमानों के साथ भी यही बिहेवियर है उनका? वो यही चाहते हैं कि तमाम मुसलमानों को यहाँ से निकाला जाए। बिल्कुल, सबके साथ सेम बिहेवियर है। अफगानिस्तान में इन्होंने लोगों को डिवोट किया जिनको जिनको इनको खतरा इसकी था। वजह भी बता दे, वजह क्या है? वजह क्रिमिनलिटी, वजह ये जो आरजू जी ने पहले बोला, कोई काम नहीं करना, बैठे हैं घर बैठ के खाने खा रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। एक आदमी 40 घंटे काम करके महीने के एंड में $3,000 लेके आता है।
ये घर बैठे-बैठे 5 बच्चों का अलाउंस लेते हैं, इनको किराए मिल रहे हैं और ये $4,000 ले रहे हैं। वो कहते हैं मैं मेहनत करके 3,000 कमा रहा हूँ, ये बिना मेहनत के है। और फिर सड़कों के ऊपर इन्होंने गंद डाला हुआ है, थूकने की इनको आदत है। टांग जो जो बेंच बने हुए हैं, उसके ऊपर पैर रख के बैठे होते हैं और इतना चिल्लाते हैं, लोग दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, और उसके बाद ये जो 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 गले काटने का, तन से जुदा करने वाला जो इन्होंने यहाँ स्टार्ट कर दिया, जहाँ हर तीसरे दिन किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर, सड़क के ऊपर चाकू मार दिया, 5 चाकू से मार दिए। ये कहते हैं कि निकालो भैया, इनके साथ हमारा कोई कल्चर नहीं मिलता। और यहाँ की जो लेफ्ट पार्टीज हैं वो कहती नहीं नहीं, 1 लाख आदमी को हमने पासपोर्ट दे दिया है, वो यहाँ इंटीग्रेट हो गया है। तो जो राइट विंग वाले बोलते हैं ऐसा कर, अगर बहुत इंटीग्रेट हो गया ना, तो ये दाढ़ी वाले मुस्लिम को अपनी लड़की से शादी कर दे। फिर वो चुप कर जाते हैं। यानी नैरेटिव आरुषि, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा कि डिसेंट डिस्कशन जरूर है, लेकिन उसके अंदर जो तंज मारा जाता है उससे ये लोग चुप कर जाते हैं। और ये सिलसिला जो है नेक्स्ट 4 या 5 साल में बहुत एक्टिव हो जाएगा। ये एक वर्ड यूज करते हैं, री इमिग्रेशन। जो लोग यहाँ पर सेटल हो गए हैं, पहले तो ये बोलते थे क्रिमिनल्स को बाहर निकालो, फिर ये कहते थे कि सीरिया में सिचुएशन ठीक हो गई, निकाल दो बाहर। इराक के बारे में इन्होंने एक बहुत गलती कर दी उस टाइम। इराक में जब इन्होंने पार्लियामेंट तैयार की, वो मालिकी नाम के आदमी को एक डमी बनाया, तो भी इन्होंने इराकी को डिवोट नहीं किया, वो सारे यहाँ सेटल हो गए। अपना उनका एक पैरेलल सिचुएशन चलती है, वो किसी के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है। जो क्रिश्चियंस हैं या, लेकिन मुस्लिम नहीं। काम उनका क्या है, मोबाइल शॉप खोली हुई है और द्यूनर है या औरतों के नाखून बनाने वाली लगाई हुई हैं, और इनके पास कोई क्वालिफाइड नहीं है। ये इतना इनकी प्रेस झूठ बोलेगी, एक आदमी को पकड़ के ले आएंगे, बोलेंगे ये जी सीरिया का, ये मुस्लिम है, इसने डॉक्टर कर लिया है। अरे भैया, इसके इसके ये तो एक है, 100,000 में से एक पकड़ के लाए हो। अब लोग यकीन नहीं करते मजा सा। वो कहते हैं कि ये जो लेफ्ट ओरिएंटेड जर्नलिज्म है, इसने हमारा बेड़ा गर्क किया। और इसका असर अभी मैं आपको ये जो बता रहा था मैं सीरिया के बारे में, उस टॉपिक पे मैं आप एक सेंटेंस और बोलूंगा। सीरिया में सिर्फ यूरोप का इंटरेस्ट नहीं है, सीरिया में जॉर्डानिया का भी इंटरेस्ट है। सीरिया में इजिप्ट वालों को उससे तंगी है, वो कहते हैं निकालो यहाँ से, हम खुद इतने पैसे वाले नहीं है। जॉर्डान के अंदर जो इतने इकट्ठा हुआ, वहां क्रिमिनलिटी हो गई है। उनके पास खुद पैसा नहीं है इनको इनकी सर्विस देने के लिए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और देखिए, यानी ये थोड़ा मैं टंज में बोल रहा हूँ, गाजा में कितनी देर से लड़ाई हो रही है। अक्टूबर में इसी लड़ाई में गाजा में 22,000 बच्चा पैदा हुआ है। रोटी खाने को नहीं है, सिर के ऊपर टेंट नहीं है, लेकिन बच्चे 22,000 पैदा कर दिए अक्टूबर में। इस साल के अक्टूबर की यूनाइटेड नेशन की रिजल्ट। तो ये हर सिचुएशन में 10-10 बच्चे पैदा। अगर आप आरटे नाम का न्यूज चैनल है, उसको आप अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ले लें, तो आप गाजा में रहने वाली औरतों की इंटरव्यू सुनो। कहती है हमने 10 बच्चे पैदा करने, एक जिहाद को देना है। कैसी माँ है भैया, कैसी माँ है जो अपने बच्चे को बोलती है कि मैं इसको मरने के लिए भेज रही हूँ। तो ये कहते हैं कि हमने इसको इंपोर्ट नहीं करना, इसको री इमिग्रेट करके वहीं भेज दो, 10 बच्चे पैदा करो, 10 के 10 जहाज में दे दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये नैरेटिव जो है, इसमें अभी बहुत स्ट्रॉन्ग एक पॉलिटिकल विल पावर आ गई है। और जो यहाँ का कॉमन आदमी है, इवन मेरे जैसा जो माइग्रेटेड इंटीग्रेटेड इंडियन साइंटिस्ट है, वो भी रेडिकल पार्टीज की बातें सुनने लग गया है। कई लोग तो रेडिकल पार्टीज के मेंबर बन गए हैं। वो कहते हैं यार, ये तो हमारी ही इज्जत खराब हो रही है। सड़क पे हमें कोई देखेगा कि ये डॉक्टर पवार है, बोलेगा ये तो खर्दी है ना, मारो सिर पर डंडा, इसको निकालो बाहर, थूक चर चले जाएगा। तो जो लोग आज से 50 साल 55 साल पहले आए हुए थे, उनके मेरे बच्चे जो हैं, वो तो जर्मन है, उनको तो हिंदी आती है, पंजाबी आती है, उर्दू बोल लेते हैं, लेकिन उनको इंडिया के साथ कोई मतलब नहीं है। उनके साथ यहाँ का, वो यहीं की इंटीग्रेटेड है। लेकिन जिनके जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके बच्चे क्यों नहीं ऐसा करते? वो क्यों नहीं सोचते कि ये मेरा कंट्री है, यहाँ मुझे रहना है, यही मुझे सर्विस करनी है। और उनको वही राइट्स हैं जो एक जर्मन को राइट्स हैं। जो मेरे बच्चे को 11वीं क्लास तक एजुकेशन फ्री है, वही इनको भी है। इस इंग्लैंड में यही हाल है। इंडिया में आरजू जी ने बोला कि जो मुस्लिम पढ़ते नहीं है, 14 साल की उम्र तक पढ़ना मस्ट है।
मैंने आपके एक चैनल में बोला भी था, मेरे साथ पढ़ने वाले मुस्लिम किसी ने 10th क्लास नहीं की, लड़कियां तो 8 क्लास के साथ ही बाहर निकाल दी। हुँ, वो मैं तो उनकी शादी में गया, जब मैं 9th में था तो उनकी शादी हो रही थी, 15 इयर्स की लड़की होगी, 14 साल की, और मैं अब प्रेजेंट लेके जा रहा हूँ। अब मुझे अकल आई है कि बच्चे की शादी में मैं गया हुआ था, हुँ, है ना? मेरी मदर मुझे लेके दे रही है, प्रेजेंट है, चुन्नी लेके जाए काका, ये लेके जाओ, वो लेके जाओ, ऊँट पे बैठ के उसका खाविद आया जो एक बड़ा होगा उससे, राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं। तो हर आदमी को यहाँ पॉसिबिलिटी है अपने आप को बनाने की, और आप मार्सेल चले जाइए फ्रांस के अंदर, या बेल्जियम में चले जाइए, इंग्लैंड में, लंदन में 35% मुस्लिम हैं। और हुँ, वो सादिक खान जो है उसने कोई तरक्की नहीं की, उसको हुँ, परसों उन्होंने सर का टाइटल दे दिया, क्योंकि वो लेबर पार्टी का मेंबर है। तो लोग जो है वो खिलाफ हुए, ग्रूमिंग गैंग का आपने सुन ही लिया क्या हाल है, इतनी वॉइस ही हो गई हैं लोग, है ना? और जो पुलिस के रिटायर्ड अफसर हैं वो फ्रंट में आ गए हैं। तो आप जब ये मेन स्ट्रीम में ये बातें होंगी तो कोई जिद नहीं होगी, और लोग फिर इन्हीं रेडिकल पार्टीज को वोट देंगे, जो फिर आने के बाद एक एक्सोडस स्टार्ट करेंगे। मुझे इस पे 100% मैं नहीं कह सकता, लेकिन दिस इज पॉसिबल। जी। बिल्कुल। जी, आरज़ू जी आपने सुनी सूरत-ए-हाल सारी। कैसे हम सारी ये सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं? कैसे हम अपने पाकिस्तान का इमेज जो है वो बेहतर बना सकते हैं? डॉक्टर साहब ने बात की एजुकेशन की, तो पाकिस्तान के अंदर भी जो कुछ हो रहा है, यहाँ पर भी हमने देखा है कि मैं खुद उन इलाकों के अंदर विज़िट करके आ चुका हूँ कि जहाँ पर जो हिंदू की बच्चियाँ हैं, वो मिडल के बाद में वो स्कूल से हटा ली जाती हैं कि जब वो उनकी उम्र वो जवानी की तरफ बढ़ रही हैं, तो उनको खतरा होता है कि इनको कोई जो है वो फ़ोर्स कन्वर्ट ना करे। तो ये पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के मसाइल हैं। हम अपने मुल्क को तो हम ऐसे कर ही कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर भी हम उसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो बहसीत पाकिस्तानी इसमें आप क्या समझती हैं? हम हर चीज़ का कसूरवार जो है वो किसी को ठहरा देते हैं, या हम अपनी आर्मी को बोल देते हैं, या हम उलमा कराम तो ख़ैर इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। उन इलाकों के अंदर के जो जो एक सोच डेवलप करते हैं लोगों की, और बताते हैं कि जी आप अगर इनको मुसलमान करेंगे तो तब आपकी जन्नत पक्की है। और वो बेचारे जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं वो अपनी बच्चियों को घर में छुपा के रखते हैं। तो कैसे ये सारे हम इन सारे मामलात को ठीक कर सकते हैं? देखिए, ये जो माइनॉरिटी वाला इशू है वो तो मुझे कहीं से भी ठीक होता हुआ नहीं दिख रहा। इसलिए हुँ, कि अगर मियाँ मिट्ठू जैसे लोग जो हैं उनके साथ इमरान खान साहब की फ़ोटोज़ होंगी, उनके साथ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ वो खड़े होंगे, तो आर्मी चीफ के साथ जो पहले थे, तो आप समझ सकते हैं कि उनको सपोर्ट कहाँ से आ रही है। तो ऐसे लोगों को रोका नहीं जाएगा, ऐसे लोगों को बढ़ावा ही दिया है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं था कि जो हम सुनते हैं या पढ़ते हैं कि पहले ये हाल नहीं था, लेकिन अब तो आपको मालूम ही है कि टीएलपी और इस तरह के लोगों को किस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये चीज़ तो ठीक होती हुई नहीं लग रही। लेकिन अगर फिर भी बात तो की जा सकती है, अब आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम भी पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तानी है, तो हमारे तो लेकिन माइंडसेट ऐसे नहीं है। हमारी बात भी तो रोकने की कोशिश की जा रही है ना। आपको हाँ, जैसे धमकियाँ मिल रही हैं आपके ऊपर, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा-सा ये हमारा टॉपिक तो नहीं है, मैं आपको सैल्यूट पेश करता हूँ कि जिस तरीके से बहादुरी से आप इस सिचुएशन के अंदर अपने आप को आपने जो है अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। तो हम आपके साथ हैं। यकीन मानिए कि हालात नहीं है यहाँ पर बोलने के या बात करने वाले, लेकिन उसमें भी आप बात कर रही हैं तो बड़ी ये हिम्मत और बहादुरी की बात है। नहीं, बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसे कहा, बहुत-बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि हम जो बात कर रहे हैं या हम जो सोच रहे हैं, वो जो सोच है हमारी वही हम बात कर रहे हैं, तो उसमें कहीं न कहीं हमारे पेरेंट्स का तो यकीनन कंट्रीब्यूशन रहा होगा, बिल्कुल। कि क्योंकि घर में ऐसा माहौल नहीं रहा, घर में सब कुछ गलत नहीं सिखाया गया। तो आप भी हैं, मैं भी, और भी कई लोग हैं इस तरह के। तो अगर जो है हमारे बड़े जो हैं, बाकी लोग भी जो हैं, अगर वो बेहतर सोचने लगें तो पाकिस्तान में चेंज आ सकता है। वैसे तो ये और बात है कि अपने माइनॉरिटी के लोग बहुत ही कम छोड़े, कि अब वो 2-4 जो रह गए वो भी पता नहीं कब तक है। लेकिन जो लोग पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो पावर में आते हैं, चाहे आप एस्टेब्लिशमेंट को कह लीजिए, चाहे आप गवर्नमेंट को कह लीजिए, वो तो इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते। हाँ, ये दिखावे के लिए फ़ोटो सेशन करा लेते हैं कि जी वो दिवाली है तो वो चले जाएँगे बिलावल भुट्टो दिया जलाने, या क्रिसमस है तो मरियम नवाज़ पहुँच जाएँगी। लेकिन असल में तो ऐसा नहीं है ना, ये तो फेक तरीके से ये लोग कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे ये है कि वो जो 200 साल, कितने साल अंग्रेज़ों ने यहाँ पर राज किया था कहा जाता है, तो अब उनको पता लग रहा होगा कि उन अंग्रेज़ों को जिन्हें हमने मार-मार के निकाला, अब उन्हीं की कंट्री में जाने के लिए लोग यहाँ पे कैसे-कैसे जा रहे हैं कि
कभी कोई कश्ती डूब जाती है तो कभी कहीं पकड़े जाते हैं, अब वहीं पर पहुंच रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस उन लोगों के ऊपर ज्यादा होता है जो वहीं रहते हैं, वहीं के पैदा हैं, वो अपना माइंडसेट नहीं बदल सके, वो एजुकेशन नहीं ले सके इस तरह की कि जिससे वो किसी रिस्पेक्टेबल जॉब पे हमें दिखाई दें। हाँ, वो क्रिटिसाइज कर लेते हैं पाकिस्तानियों को वहीं से बैठ करके, जी पाकिस्तानियों ने बड़ा जी माहौल खराब कर दिया, लेकिन आप तो खुद उस क्राउड का हिस्सा है। आप अपनी अचीवमेंट बताइए ना कि आपने क्या किया है। अब आप भी तो मतलब पाकिस्तानी ही है ना, आप बेशक वहां के पैदा हैं, लेकिन वो आपको कभी भी ब्रिटिश तो नहीं मानेंगे, वो तो आपको पाकिस्तान ओरिजिन का ही बोलेंगे। तो आपने अपने लिए क्या किया, दूसरों को छोड़ दें। लेकिन ये कि मुझे तो वहां जो पाकिस्तानी रहते हैं, या जो अक्सर सब लोग नहीं लेकिन मेजोरिटी जो मुझे वहां से दिखाई देते हैं, या जिनको अगर आप सुने तो आपको लगेगा कि इनकी अपनी भी कोई अचीवमेंट नहीं है, उनकी एक लिमिटेड सी सोच है, और एक लाइन से आगे वो सोच हमें बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती। उनको नहीं पता रशिया में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, इसराइल में क्या हो रहा है, गल्फ कंट्रीज में क्या हो रहा है, इवन हिंदुस्तान पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ठीक है, उनको बस ये लगता है कि हाँ यहाँ पे जो पाकिस्तानी आ गए ना, उन्होंने जी बड़ा तंग कर रखा है। लेकिन बात सारी है कि आप तो खुद उसी का हिस्सा है। आप कुछ कीजिए ना, आप कोई वर्कशॉप कीजिए, आप कोई अवेयरनेस लाइए, आप उसके लिए काम कीजिए, और साथ साथ जो वहाँ की गवर्नमेंट्स हैं उनको भी समझना होगा कि उन्होंने अपनी कंट्री की ईंट से ईंट बजा दी है, और अब वो मजीद क्या चाहते हैं। जितनी पॉपुलेशन वहां पे हो गई है, मैं अभी वो अक्षय कुमार, मैं मूवीज क्योंकि बहुत देखती हूँ, तो मैं अक्षय कुमार की मूवी एक देखी थी मैंने, तो उसमें वो लंदन पहुंच जाते हैं तो अपनी माँ को फोन करके पंजाब से गए होते हैं, कहते हैं पंजाबी यहाँ पे पंजाब से ज्यादा है इंग्लैंड में। तो वही वाली बात है कि वो मुझे लगता है माइनॉरिटी में चले जाएंगे जो वहां के असल लोग हैं, और हमारे यहाँ के लोग जो है ना हिंदुस्तान पाकिस्तान के, हम मेजोरिटी में हो जाएंगे। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ जो लोग हर चीज जैसे वो कहते हैं ना थूक देंगे, ये कर देंगे, लेकिन ये जरा गल्फ में करके दिखाएं, यूएई में, सऊदीया में एक बार करके दिखाएं। वो ऐसे जूते मारते हैं ना, ये जो हमारे इस्लामिक ब्रदर जो हम बोलते हैं ना जी, कि वो कंट्रीज जिस तरीके से बिहेव करते हैं ना, मेरा ख्याल है इंग्लैंड और यूरोप को भी वही करना होगा। इनके लिए फाइन लगाए जाएं, इनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट फाइन। मैं गई हूँ 2-4 बार, तो मेरे जो कजन वजन है वो तो बहुत डरे होते हैं कि जी अगर गलत पार्किंग कर दी, या अगर आपने कोई शीशे का सामान है वो आपने गलत डस्टबिन में डाल दिया। तो एक बार मैं गई थी तो मेरी कजन और उनके हस्बैंड में वो झगड़ा चल रहा था, वो कह रहे थे जो शीशे वाला उसने लकड़ी में डाल दिया, लकड़ी वाला शीशे में डाल दिया, और इतना लंबा बिल आ गया। तो जब तक इन लोगों को इस किस्म की चीजें नहीं मिलेंगी ना, ये ऐसे ही रहेंगे। और मुझे लगता है पाकिस्तान में भी फाइन लग जाने चाहिए। हम लोग कहीं भी गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, चाहे अगला परेशान होता रहे। तो ये चीजें अब अगर ये जो ग्रूमिंग है और इस किस्म के लोग हैं, इनको जब तक पनिश नहीं किया जाएगा कुछ रुकने वाला नहीं है, बढ़ता जाएगा। और मुझे नहीं समझ आ रही कि वो सरतन से जुदा, और ये मुसलमानों से इतना डर क्यों रहे। अरे इनको जेल में डालें अगर इन्होंने इनको सजा दें अगर इन्होंने गलत काम किया है। सबको एक जैसा सजा मिलेगी तभी तो कुछ सही हो पाएगा, डरने से तो कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब एंड में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैंने अभी जो सीरिया का जो डिस्कशन चल रहा है उसमें ये इराक वाली गलती नहीं करना चाहते। इन्होंने स्टैटिस्टिक्स पूरी ली है और बोल रहे हैं कि जो इराक एक मल्टी एथनिक सीरिया एक मल्टी एथनिक कंट्री है। उसमें खर्द हैं, क्रिश्चियंस हैं, अल्वीटन है, ड्रूजन्स हैं, ये सारे के। तो इनका जो मेन जो अट्रैक्शन है कि उस वहाँ की सरकार जो है इंक्लूसिव बने, और उस इंक्लूसिव के अंदर इन सब माइनॉरिटीज को सेम राइट दिए जाएं। और ये इनको सेम राइट नहीं देंगे तो ये उस गवर्नमेंट को रिकमेंड नहीं करेंगे, और जो सैंक्शन लगे हुए हैं उनको ये नहीं हटाएंगे। तो ये उनका मेन मकसद। अभी जो अरशार जो है उसने वो यूनिफॉर्म उतार के अपना कोट पहन लिया है, बड़ी मुश्किल से उसको कोट आता भी है, तो वो शो कर रहा है कि मैं एक वेस्टर्न हूँ। लेकिन उसकी जो भेड़िया, चाहे जो मर्जी खाल पहन के आ जाए, भेड़िया रहेगा, भेड़िया रहेगा। हाँ, उसने हाथ तक नहीं मिलाया बियर बॉक के साथ, है ना, वो हाथ औरत के साथ हाथ नहीं मिलाया। तो उनकी मेंटालिटी लग जाती पता। और दूसरा आरजू जी जो आपने बोला था कि माइनॉरिटी का, अभी वेटिकन न्यूज बुलेटिन जो है उसने डिक्लेयर किया है अपने यारस जो साल के एंड का, उसमें 1400 पाकिस्तान में क्रिश्चियन लड़की को गवर्नमेंट की तरफ से चाइनीज को बेचा गया। अच्छा।
हाँ, 1100 हिंदू लड़की को किडनैप करके, उनको रेप करके, अपने से 55 साल ज़्यादा उम्र के आदमी से शादी की, वो मियाँ मिट्ठू का नाम उसमें आता है। और राउंड अबाउट 1300 के करीब जो है सिख लड़कियों, ये पाकिस्तान में किसी मेन स्ट्रीट में, ये वेटिकन बुलेटिन जो है उसने इसको इलेबोरेट किया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोगों के दिमाग में बात आती है कि इन्हीं कंट्री से हम लोग लेके आते हैं और ये वहां पर ऐसे हैं तो यहाँ पर ऐसे हो सकते ही नहीं है। जब इंडिया में ये सत संत से जुदा का स्टार्ट हुआ था, गला काट दिया किसी कन्हैया लाल का, तो यहाँ पर उसको इतना हाईलाइट नहीं किया। अब इनको पता लग रहा है जब इनके गलों में चाकू लग रहे हैं। तो ये जो सिनेरियो है इस वक्त यूरोप के अंदर, उसमें डिफरेंशिएट आप कर लीजिए। जो वेस्ट पार्ट ऑफ यूरोप है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड वगैरह आता है, वहां बुर्का वगैरह बंद कर दिया इन्होंने। अगर आप ईस्ट यूरोप के चले जाइए, आप पोलैंड, चेक रिपब्लिक, यूक्रेन, मतलब वॉर चल रही है, स्लोवाकिया, क्रोएशियन, ये बाल्कान की चले जाइए, वहां पर क्रिमिनलिटी कम क्यों है? क्योंकि इस नस्ल के लोग वहां नहीं है। ये एग्जाम्पल दी जाती है। तो अब आपको इससे लग जाएगा पता कि ये जो राइट विंग पार्टीज है, उनका जो आर्गुमेंटेशन है वो ये दिखाते हैं कि हमारे इतनी क्यों चाकू चल रहे हैं, हमारे यहाँ इतनी क्यों चोरियां हो रही हैं, हमारे यहाँ क्यों ट्रक लेके आदमी 100 बंदे को मार जाता है, वहां क्यों नहीं होता? कहते हैं इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर एम वाला आदमी हमारे पास बहुत कम है। वो कहते हैं ना, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। हम कहते हैं कि मुसलमान और या इस्लाम जो है वो अमन का दर्स देता है और पुरअमन मजहब है, लेकिन हमारे बिहेवियर से पता चलता है कि हम किस तरह के लोग हैं, क्यों लोग हमसे नफरत कर रहे हैं, क्यों हमें लोग जो है वो दुत्कार है, क्यों दुनिया हमसे जान छुड़ाने के पीछे पड़ी हुई है। तो हमें अपने रवैयों को बेहतर बनाने की जरूरत है। ये जो कुछ लोग जो दुनिया का अमन तबाह करने के चक्कर में हैं, और मेरे ख्याल में हम सबको सोचना चाहिए, समझना चाहिए और अपना दिमाग का सही इस्तेमाल करना चाहिए कि कोई भी मज़हब है वो सबसे पहले इंसानियत का वो दर्स देता है। तो इंसानियत सबसे पहले, पूरी दुनिया को इस्लाम मुसलमान बनाने का ठेका ना लें। आप जबरी तौर पर किसी को मुसलमान नहीं बना सकते। आप अपने इखलाक से, अच्छे किरदार से, अच्छे रवैयों से दूसरे को जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू Thank आशीष। you. Thank you so much. Thank you, sir.